हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। इन टुडेज लेक्चर ऑफ द मेटल फॉर्मिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द एक्सट्रूशन एंड द ड्राइंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जामिनेशन से, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं और जो भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही ईजी आने वाला है। तो मेनली जो 80% पार्ट होगा आपका एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग इस चैप्टर का, वो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा। 20% पार्ट में आपका एनालिसिस होगा, मैथमेटिकल एनालिसिस होंगे, जिसमें डिफरेंट फॉर्मूलेज होंगे। काफ़ी कम फॉर्मूलेज है, 3 to 4 फॉर्मूला ही है आपके इस चैप्टर में, बहुत कम फॉर्मूला है। एक्सट्रूशन के लिए भी फॉर्मूला है, ड्राइंग के लिए भी फॉर्मूला है। दीज आर द ऑलमोस्ट सेम। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है तो दूसरा फॉर्मूला में आप थोड़ा सा चेंज करके उसको ड्राइव कर सकते हो। तो फॉर्मूला की आप टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्मूला हम आपको याद करवा देंगे। तो एक्सट्रूशन ड्राइंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग में हम पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसमें जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस, एंड सेम एज इन द ड्राइंग। ड्राइंग के क्या आपके एप्लीकेशंस होती है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है और कौन कौन से टाइप के आपके ड्राइंग के ऑपरेशन होते हैं। तो ये वाला जो आपका चैप्टर रहेगा, बेसिकली इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डील विद द एक्सट्रूशन and in the next part we will deal with the drawing operation. In today's lecture we are going to start with the topic that is extrusion. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रूशन के टॉपिक से। एक्सट्रूशन कंप्लीट होने के बाद हम डील करेंगे हमारे ड्राइंग वाले टॉपिक से। किससे डील करेंगे हम? ड्राइंग वाले टॉपिक से। एक्सट्रूशन होता क्या बेसिकली? एक्सट्रूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करते हैं एंड द क्रॉस सेक्शनल विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को आपने क्या किया है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में चेंज कर दिया है, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा इट विल रिमेन सेम अलोंग द लेंथ, मतलब आपकी जो लेंथ होगी उसमें जो क्रॉस सेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जो आपको प्रोडक्ट में क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो आपके रॉ मटेरियल के क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा। उसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम इसको एक बेहद ही सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे ही आपकी अच्छी सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग होती है, जब भी आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप पेस्ट करते हो। क्या करते हो? पेस्ट में आप क्या करते हो? जैसे ही आप पेस्ट लेते हो तो आप क्या करते हो? उसको स्क्वीज करते हो। उसकी जो ट्यूब होती है उसको स्क्वीज करोगे। तो जब आप उसको स्क्वीज करोगे तो वहां उसके आगे एक ओपनिंग दिया होता है, ठीक है, एक गेट बना होता है उसके आगे। तो जब आप उसको स्क्वीज करते हो तो उस ओपनिंग से जो आपका पेस्ट होता है वो बाहर निकलता है और आप अपने ब्रश के ऊपर ले लेते हो। तो एक्सट्रूशन प्रोसेस में भी बिल्कुल यही सेम होता है। एक्सट्रूशन प्रोसेस में भी हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के आपके बिलेट को स्क्वीज करते हैं और स्क्वीज करने के बाद जब वो डाई के आगे से बाहर निकलता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इट इज सेम एज द प्रोसेस ऑफ द स्क्वीजिंग ऑफ द टूथपेस्ट। जो हम टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं वो बिल्कुल सेम इसका प्रोसेस है। तो क्या होता है, देखिए, टूथपेस्ट में जो आपकी ट्यूब होती है उसके अंदर मटेरियल का जो, अगर हम मान लें कि वो सॉलिड मटेरियल है तो उसका क्रॉस सेक्शनल बहुत ज्यादा है। तो जैसे हम उसको स्क्वीज करते हैं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो जब आपके ओपनिंग से पेस्ट बाहर निकलता है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम उसको दबाए रखें, दबाते रहें तो आपके पास एक बहुत बड़ी लेंथ का एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। सो सेम प्रोसेस यूज होता है आपके एक्सट्रूशन प्रोसेस में। तो एक्सट्रूशन प्रोसेस में देखिए क्या होता है, एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो आपका क्रॉस सेक्शन होता है, इट विल रिमेन सेम, क्रॉस सेक्शन विल बी रिमेन सेम अलोंग द यूनिफॉर्म लेंथ, ठीक है, अलोंग द यूनिफॉर्म लेंथ। अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्या हो जाता है? इट विल बी रिड्यूस्ड। हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो देखते हैं हम इस ऑपरेशन में क्या करते हैं। तो देखिए, आपके पास एक कंटेनर होता है, सो दिस इज द एक्सट्रूशन प्रोसेस। इस एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होगा? देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ये होता है आपका कंटेनर। सो दिस वन इज द कंटेनर। ये क्या होता है? आपका कंटेनर होता है। ये होता है आपका डाई 1,
ये क्या है, डाई 1, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द सेकंड डाई, डाई 2, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डाई बेकर। ये क्या है आपका, डाई बेकर है। अब देखिए अंदर क्या है इसके, तो ये जो रेड कलर वाला है, सो दिस रेड कलर वन इज योर बिलेट। ये रेड कलर वन वाला क्या है आपका, बिलेट है। और इसके जो ये पीछे है, ये है आपका रैम। ये क्या है आपका, रैम है। तो देखिए हो क्या रहा है, इस कंटेनर में आपने बिलेट को रखा था, किसको रखा था, बिलेट को, और बिलेट के पीछे आप क्या कर रहे हो, यहां से विद द हेल्प ऑफ द रैम एक कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो। कौन सा फोर्स लगा रहे हो, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण ये वाला जो बिलेट है आपका, ये इस डाई में एंटर होता है, और इस डाई में एंटर होने के कारण इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हमें फर्दर रिडक्शन करना है तो इसके आगे ही हम एक और डाई लगा देते हैं, तो उस डाई में क्या होता है, ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है जो आपके डाई 1 से बाहर निकल रहा है, वो आपके डाई 2 में एंटर करता है, और वहां पर भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और डाई को सपोर्ट करने के लिए यहां पर हम एक डाई बेकर भी लगा देते हैं, और जब ये प्रोडक्ट आपका बाहर निकलता है, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट। सो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस, जिसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के आपके बिलेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये कैसा कंप्रेसिव फोर्स है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये आपके ऑब्जेक्ट की तीनों डायमेंशंस को, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशंस में क्या कर रहा है, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, उसके क्रॉस सेक्शन को चारों तरफ से सिमिलर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है जैसा रोलिंग में होता है कि उसकी थिकनेस कम हो जाती है और उसकी विड्थ विल रिमेन सेम, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाकर हम क्या करें, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो आपका कंप्रेशन होता है वो होता है आपका ट्राई एक्सियल कंप्रेशन। कैसा कंप्रेशन होता है, ट्राई एक्सियल कंप्रेशन होता है। जनरली जो हम आपका एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज में लेते हैं वो एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है आपका हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। कैसा एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिंपली लिखा हुआ एक्सट्रूशन प्रोसेस, तो एक्सट्रूशन प्रोसेस का मतलब क्या होगा, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होगा, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मटेरियल की, कि यहाँ पर जो वर्कपीस का मटेरियल होता है कॉमनली कौन सा यूज में लिया जाता है, होता है आपका लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। कौन सा होता है, देखिए जो हम मटेरियल यूज में लेते हैं वो होता है आपका लेड, कॉमनली जो हम यूज में लेते हैं, एक होता है आपके कॉपर, एक होता है आपके एल्यूमिनियम, एंड देयर एलॉयज। इन मटेरियल्स का हम आसानी से एक्सट्रूशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो डिफिकल्ट टू एक्सट्रूडेड है, मतलब उनका एक्सट्रूशन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। वो कौन से मटेरियल है, वो आपके मटेरियल है स्टेनलेस स्टील, वो मटेरियल है आपके स्टेनलेस स्टील एंड द स्टील। जो मटेरियल डिफिकल्ट टू एक्सट्रूडेड है, दीज मटेरियल्स आर द स्टेनलेस स्टील एंड द स्टील। तो ये मटेरियल भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसका एक्सट्रूशन नहीं किया जा सकता है, स्टेनलेस स्टील का नहीं किया जा सकता है जो कि आप घर में यूज में लेते हो, और एक आपका और मटेरियल है दैट इज द स्टील का यूज नहीं किया जा सकता है फॉर द एक्सट्रूशन प्रोसेस बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मटेरियल्स आर वेरी हाई। साथ ही साथ आप एक मटेरियल और याद रख सकते हैं कि निकल बेस्ड जो एलॉय होते हैं, उनका भी हम एक्सट्रूशन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो किन का कर सकते हैं, लेड का कर सकते हैं, कॉपर का कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील और आपके निकल बेस्ड एलॉय का हम एक्सट्रूशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं लुब्रिकेंट की, कौन सा लुब्रिकेंट हम एक्सट्रूशन प्रोसेस में यूज में लेते हैं, तो वो लुब्रिकेंट होता है आपका फॉस्फेट बेस्ड लुब्रिकेंट या फिर मोल्टन ग्लास। तो मोल्टन ग्लास आपने देखा होगा कि कहाँ यूज में लिया जाता है, रोलिंग प्रोसेस में हमने बात की थी कि हम कौन सा लुब्रिकेंट कहाँ यूज में लेते हैं, फोर्जिंग में भी हमने बात की थी कौन सा लुब्रिकेंट हम कहाँ यूज में लेते हैं। सिमिलर जो एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो लुब्रिकेंट्स यूज में लिए जाते हैं वो होते हैं आपके फॉस्फेट बेस्ड एंड मोल्टन ग्लास।
phosphate based and molten glass can be used as a lubricant for the extrusion process. extrusion process के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, काफी सिंपल सा है, ठीक है। अब एक्सट्रूशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमें रिडक्शन मिल रहा है वो हमें बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया है जो कम हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, नहीं। यहाँ पर जो हमें रिडक्शन मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जो रिडक्शन हमें मिलता है उसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रूशन रेशियो। विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूशन रेशियो, एक्सट्रूशन रेशियो की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं कि हमें जो रिडक्शन मिलने वाला है वो कितना मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सट्रूशन रेशियो, इसी में कंटिन्यू में एक्सट्रूशन रेशियो, एक्सट्रूशन रेशियो, ठीक है, काफी सिंपल है। इट इज डिनोटेड बाय आर, ये किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट किया जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ द आर, एंड द वैल्यू ऑफ द आर इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बिलेट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्रोडक्ट। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बिलेट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होता है इट इज नोन एज एक्सट्रूशन रेशियो। नाउ कम टू द पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द आर विल बी लेस देन 1 और मोर देन 1। सो द वैल्यू ऑफ द आर विल बी ऑलवेज मोर देन 1, क्योंकि यहां पर एरिया में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे स्टील की, अगर हम सपोज स्टील को यूज करते हैं एक्सट्रूशन से, तो उसका जो एक्सट्रूशन रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता। स्टील के लिए जो एक्सट्रूशन रेशियो होता है वो होता है आपका 40:1। क्या होता है? 40:1। मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा, हमने तो बहुत ज्यादा रिडक्शन कर दिया। लेकिन अब देखिए एल्यूमिनियम की बात कीजिए, कंपेयर कीजिए एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम में आर की वैल्यू क्या होती है? एल्यूमिनियम में आर की वैल्यू होती है 400:1। मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 400 मीटर स्क्वायर, कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, एज्यूम कर लीजिए mm स्क्वायर ले लेता हूं मैं, ठीक है। 400 mm स्क्वायर के एरिया को हम 1 mm स्क्वायर के एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या है, जो आपका एक्सट्रूशन प्रोसेस है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन के क्या एडवांटेज है? काफी सिंपल है, ये तो आप खुद हमें बता देंगे कि एक्सट्रूशन के क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए इस एक्सट्रूशन की हेल्प से हम किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी टाइप का क्रॉस सेक्शन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि यहाँ पर जो हम क्रॉस सेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। एनी क्रॉस सेक्शन कैन बी प्रोड्यूस, एनी क्रॉस सेक्शन। साथ ही साथ यहाँ पर जो चॉइसेस है हमारे पास क्रॉस सेक्शन की वो बहुत ज़्यादा है। सो देयर आर द मैनी शेप्स। नेक्स्ट एडवांटेज है मैनी शेप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो मैनी शेप है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे फोर्जिंग में होती है। नो ड्राफ्ट विल बी रिक्वायर्ड, हमें ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी डायमेंशनल एक्यूरेसी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। सो द डायमेंशनल एक्यूरेसी इज हाई। और क्या एडवांटेज हो सकता है यहाँ से देख के बताओ? यहाँ से देख के हम एक एडवांटेज और बता सकते हैं कि जो आपका क्रॉस सेक्शन में जो रिडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सो हाई रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, हाई रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन। आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रिडक्शन होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। डायमेंशनल एक्यूरेसी लिख लो चाहे आप डायमेंशनल प्रिसीजन लिख लो, वो दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन क्या है इस प्रोसेस की। जल्दी से बताओ क्या हो सकती है? सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ
एक्सट्रूशन, लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। ठीक है, तो व्हाट इज द लिमिटेशन, जरा सोच के बताइए कि एक्सट्रूशन प्रोसेस की क्या लिमिटेशन हो सकती है। एक्सट्रूशन प्रोसेस की यही लिमिटेशन है कि इससे हम स्टेप्ड पार नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रॉस सेक्शन आपका चेंज हो रहा है पूरी अलोंग द लेंथ, आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा जो कि एक्सट्रूशन प्रोसेस से मिलेगा दैट विल बी यूनिफॉर्म अलोंग द एंटायर लेंथ। तो यहां पे आप रखिए कि यहां पर जो आपका क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट है। यहां पे क्रॉस सेक्शन क्या है, वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म है, एंटायर द लेंथ वो आपका क्या है, यूनिफॉर्म है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर एक और इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या होगा कि सपोज मैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता था, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, लेकिन जो मैं मशीन यूज में ले रहा हूं उसमें है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की डाई, किसकी डाई है, सर्कुलर सेक्शन की डाई। तो स्क्वायर सेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या मुझे एंटायर मशीन को चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सर। तो स्क्वायर प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहां से पूरी की पूरी मशीन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, डाई को चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे, डाई को चेंज करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बताया था, वहां पर आपके 2 डाइज लगी हुई थी, ठीक है, और उसके पीछे एक कंटेनर लगा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, आगे वाली डाई को चेंज कर देंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप ये एक भी एडवांटेज यहां पर लिख सकते हो दैट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ओनली डाई has to be changed, so this is the advantage of the extrusion process। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। so what is the application of extrusion की क्या एप्लीकेशंस है। तो ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया था वो टूथपेस्ट का बताया था। किसका बताया था, टूथपेस्ट का। तो मतलब टूथपेस्ट किससे बनता है आपका, टूथपेस्ट आपका एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनता है। किससे बनता है, एक्सट्रूशन प्रोसेस से। अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन होगी वो आपकी सबसे पहली एप्लीकेशन है कि जो मटेरियल बहुत ही पुअरली प्लास्टिक है, मतलब जिनकी प्लास्टिसिटी बहुत ही खराब है, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस के लिए यूज में ले सकते हैं। कि जो मेटल जिनकी प्लास्टिसिटी बहुत ही खराब हो उनको आप एक्सट्रूशन प्रोसेस की हेल्प से उनके प्रोडक्ट है उनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ नॉन फेरस मेटेरियल्स की, जैसे आपका नॉन फेरस मेटेरियल है उसको अगर हमें एक्सट्रूड करना हो तो उसके लिए जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन क्या, जहां पर आप पुअरली प्लास्टिक मटेरियल यूज में ले सकते हो। पुअरली प्लास्टिक मटेरियल के साथ आप यूज में ले सकते हो नॉन फेरस मटेरियल्स। किसको यूज में ले सकते हो, नॉन फेरस को यूज में ले सकते हो। और अगर हम बात करते हैं इसकी हेल्प से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, सो दिस इज द सेकंड वन। इसकी हेल्प से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप ट्यूब्स प्रोड्यूस कर सकते हो। और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं कोलैप्सिबल ट्यूब्स। क्या कहते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है। सो ये जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है दैट विल बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस। और ये कोलैप्सिबल ट्यूब्स कहाँ यूज में ली जाती है, देखो ये कोलैप्सिबल ट्यूब्स आपके यूज में ली जाती है टूथपेस्ट के लिए। किसके लिए, टूथपेस्ट के लिए यूज में ली जाती है। और आपके ये यूज में ली जाती है जो आपके घर में क्रीम्स होती है उनके लिए यूज में ली जाती है। और जो मेडिटेशंस होते हैं उनके लिए भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। जो मेडिकेशंस होते हैं जिनमें दवाइयां आती है उनके जो आपके कोलैप्सिबल ट्यूब होते हैं वो भी आपके बनते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस से। और इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, इसके हेल्प से आप एक और प्रोडक्ट बना सकते हो जिसे हम कहते हैं कैंस। क्या कहते हैं, कैंस कहते हैं। कैंस तो सभी ने सुना होगा, कैन।
तो कैन होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी छोटी कैन स्मॉल साइज की कैन, एक होती है आपकी बड़ी साइज की कैन बिगर साइज की कैन। तो जो छोटी वाली जो कैन होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए यूज में ली जाती है, और जो आपकी बड़ी वाली जो कैन होती है वो आपके फूड और बेवरेजेस के लिए यूज में ली जाती है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस। अभी हमने जाना है कि एक्सट्रूशन प्रोसेस क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी रिडक्शन मिलता है एरिया में। सो दिस इज द एडवांटेज। किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डाई में चेंज करते हैं, एंटायर मशीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लिमिटेशंस भी है कि एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो डिज़ाइन होता है डाई का वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज़ में ले रहे हैं तो हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में अगर हम एल्यूमिनियम यूज़ में लेंगे तो एल्यूमिनियम की स्टिकिंग टेंडेंसी होने के कारण आपकी डाई खराब हो सकती है। तो डिज़ाइन ऑफ डाई इज ऑल्सो प्रॉब्लम इन योर हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। विल कम ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सट्रूशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन of extrusion process. Classification of extrusion process. So EXT process. Classification of extrusion process. तो जो extrusion process होते हैं वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, सो द एक्सट्रूशन प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। पहला होता है आपका हॉट एक्सट्रूशन। क्या होता है आपका? हॉट एक्सट्रूशन। और आप बताइए दूसरा क्या होगा? कोल्ड एक्सट्रूशन। दूसरा क्या होगा आपके? कोल्ड एक्सट्रूशन होगा। सो सेकंड वन इज द कोल्ड एक्सट्रूशन। सेकंड वन इज द कोल्ड एक्सट्रूशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। हॉट एक्सट्रूशन में क्या टाइप्स होते हैं? सो अभी तो हमने क्या किया, एक्सट्रूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो हॉट और एक कोल्ड। उसके बाद हम हॉट एक्सट्रूशन को दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते, दैट इज द डायरेक्ट एक्सट्रूशन एंड द इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। तो हॉट एक्सट्रूशन विल बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द डायरेक्ट एक्सट्रूशन and the second one is the indirect extrusion. Direct extrusion and the indirect extrusion. सिमिलरली हम कोल्ड एक्सट्रूशन को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा आपके फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, एक होगा आपके बैकवर्ड एक्सट्रूशन। इस तरह भी हम आपके कोल्ड एक्सट्रूशन को डिवाइड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका मेटेरियल। तो अब हम डिवाइड करते हैं कोल्ड एक्सट्रूशन को। किसको डिवाइड करते हैं? कोल्ड एक्सट्रूशन को। तो कोल्ड एक्सट्रूशन में क्या होगा देखिए, कोल्ड एक्सट्रूशन में सबसे पहले होगा आपके फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, दूसरा होगा आपके बैकवर्ड एक्सट्रूशन। दूसरा क्या होगा आपके? बैकवर्ड एक्सट्रूशन। सो अनदर वन इज योर बैकवर्ड एक्सट्रूशन। जो फॉरवर्ड एक्सट्रूशन होता है उसमें कौन सा होता है? फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में आगे आपके होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन, बैकवर्ड एक्सट्रूशन में आपके दो टाइप्स और होते हैं। बैकवर्ड एक्सट्रूशन में क्या होता है देखिए, आपके बैकवर्ड एक्सट्रूशन में होता है पहला आपका इंपैक्ट एक्सट्रूशन। कैसा एक्सट्रूशन? इंपैक्ट एक्सट्रूशन। बैकवर्ड एक्सट्रूशन में आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका इंपैक्ट एक्सट्रूशन और दूसरा होता है आपके फोर्जिंग एक्सट्रूशन। दूसरा कौन सा होता है आपके? फोर्जिंग एक्सट्रूशन। तो दूसरा आप डालिए कोल्ड फोर्जिंग एक्सट्रूशन। दूसरा क्या होता है आपके? कोल्ड फोर्जिंग एक्सट्रूशन। तो एक होगा आपके इंपैक्ट एक्सट्रूशन और दूसरा होगा आपका कोल्ड फोर्जिंग एक्सट्रूशन। तो ये हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन है आपके एक्सट्रूशन प्रोसेस का बेस्ड ऑन द हॉट एक्सट्रूशन एंड द कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको डील करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इनको क्या करते हैं? डील करते हैं। तो आपका जो कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है, इसको जो हमने लिखा है कोल्ड फोर्जिंग एक्सट्रूशन, ये आपका कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो नाउ कम टू द हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस कि हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस क्या होता है। हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है ये।
हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर होंगे वो एज कंपेयर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होंगे, मतलब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब अगर हम बात करते हैं हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो जनरली मटेरियल यूज में लिया जाता है वो आपका लिया जाता है एल्यूमिनियम। कौन सा मेटल यूज में लिया जाता है, एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम के लिए हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 430 डिग्री सेल्सियस टू 430 डिग्री सेल्सियस टू 480 डिग्री सेल्सियस, 430 डिग्री सेल्सियस टू 480 डिग्री सेल्सियस। हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस से एल्यूमिनियम की क्या चीज प्रोड्यूस की जाती है, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस से एल्यूमिनियम की कर्टेन जो रोड्स होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। जो पर्दे लगाने के लिए जो रोड यूज में ली जाती है ना, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, दीज आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो इसकी आप एप्लीकेशन लिखिए, कर्टेन रोड्स ऑफ एल्यूमिनियम, curtain rods of the aluminium are produced with the help of the hot extrusion process। साथ ही साथ यहाँ पर hot extrusion process में एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है आपके डिजाइन ऑफ डाई। डिजाइन ऑफ डाई इज द प्रॉब्लम, डिजाइन ऑफ डाई इज मेन प्रॉब्लम। why it is the main problem, because we are using the aluminum as a material and because of the sticking tendency of the aluminum, जो डाई का डिज़ाइन होगा वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि हम डाई को किस तरीके से बजाएं, हम डाई को किस तरीके से बजाएं। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। ये पॉइंट आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि डिज़ाइन ऑफ डाई का जो प्रॉब्लम है वो किस में होता है, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में होता है। और जो एल्यूमिनियम की जो कर्टेन रोड्स बनाई जाती है वो किसके बनाई जाती है, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाई जाती है। और एल्यूमिनियम के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 430 to 480 डिग्री सेल्सियस। नाउ कम टू द type of the hot extrusion process, that is the direct and the indirect extrusion process। डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका रैम मूव करता है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट मूव करता है, which means the direction of the movement of the extruded product and the ram is same। but in case of the indirect extrusion what will happen, indirect extrusion में जो आपका मूवमेंट होगा रैम का और जो आपका मूवमेंट होगा एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का, these are opposite to each other। now come to the first point, that is the direct extrusion। हॉट एक्सट्रूशन का ही ये पार्ट है और ये पहला पार्ट है आपका डायरेक्ट एक्सट्रूशन। ये क्या है आपका डायरेक्ट एक्सट्रूशन। तो डायरेक्ट एक्सट्रूशन का जब मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। नाउ कम टू द डायग्राम ऑफ द डायरेक्ट एक्सट्रूशन। तो डायग्राम में क्या होगा, देखिए डायग्राम में एक होगी आपके यहाँ पर डाई, तो ये है डाई, सो दिस इज द डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। इस डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में आपका एक कंटेनर होता है, उसके अंदर बिलेट होती है। फिर हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से रैम की हेल्प से हम इस पर एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं और कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने से ये जो आपका बिलेट है ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होके इस डाई ओपनिंग से बाहर निकलता है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो आप पे रैम पर फोर्स लगाया गया है उसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, यह है आपके राइट से लेफ्ट। सेम एज जिस डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी डायरेक्शन आपके रैम के मूवमेंट के क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस कहता हूं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ये जो आपका बिलेट है इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेनर, ये कंटेनर के साथ कॉन्टैक्ट में है और कंटेनर के साथ अगर ये कॉन्टैक्ट में है तो आपके बिलेट और कंटेनर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन जरूर होगा। और अगर कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होगा तो कौन पिक्चर में आ जाएगा, फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और अगर फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया तो यहाँ पर जो आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो,
ये वाला फोर्स क्या होगा, लार्ज फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसको फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। किसको ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स को। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका बिलेट और आपके कंटेनर के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ऑपरेशन, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, तो इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में ये जो डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, आपके बिलेट का मूवमेंट का डायरेक्शन और आपके रैम के मूवमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों ही क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। साथ ही साथ यहां पर आपका बिलेट और कंटेनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, और कोई भी रिलेटिव मोशन ना होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो एज कंपेयर टू द डायरेक्ट एक्सट्रूशन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। 25 to 30% क्या हो जाती है, कम। तो ये वाला जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन कौन सा है आपका, ये ऑपरेशन है आपका डायरेक्ट एक्सट्रूशन का। किसका, ये डायरेक्ट एक्सट्रूशन का। सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्ट एक्सट्रूशन। डायरेक्ट एक्सट्रूशन के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है। सो दिस इज योर इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में एक होलो रैम होती है जिसके आगे आपके डाई लगी होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हम रैम को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, और रैम को इस डायरेक्शन में मूव करवाने के कारण जो आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो इस डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने बिलेट और कंटेनर के जो रिलेटिव मोशन है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप पॉइंट डाल सकते हैं, दैट इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर। तो बिलेट एंड कंटेनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट दिस फ्रिक्शन विल बी 0। सो द फ्रिक्शन force due to the relative motion will be equals to 0, which means the force applied on the hologram will be decreased। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितना कम होगी, 25% to 30%। ये जो आपकी फोर्स की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, दैट इज नोन एज ए कोल्ड एक्सट्रूशन। कोल्ड एक्सट्रूशन में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम डील करेंगे कि कोल्ड एक्सट्रूशन से आप क्या ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसके जो डिफरेंट प्रोसेस है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो हमारा मेनली फोकस होगा वो होगा आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूशन पर, और वो होगा हमारा इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में कि जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में वो किस तरीके से बनने वाले हैं, और प्रोडक्ट बनने के बाद अगर हम उसको पंच से रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम उसको प्लंजर से रिमूव करना चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि जो आपका हुकर मेथड होता है उसमें कैसे एक्सट्रूशन प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट में हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कोल्ड एक्सट्रूशन। तो अगर हम कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस को यूज में लेंगे तो एक्सट्रूशन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या कम, जल्दी से बताइए। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस को अगर हम यूज में लेंगे तो आपका जो वैल्यू है एक्सट्रूशन फोर्स का, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्रीज्ड और दैट विल बी डिक्रीज। सो द फोर्स विल बी इंक्रीज्ड। हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द कोल्ड एक्सट्रूशन। इसीलिए कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस का यूज वहां लिया जाता है जहां पर आपके ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, कम। ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो। तो यहां पर आप याद रखिए, यहां पर आप पॉइंट याद रखिए, इसका यूज वहां करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो। ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो, कम, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और एग्जांपल क्या है, लेड, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम।
लेड, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम, इनके लिए हम यूज में ले सकते हैं कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो एग्जांपल लिख सकते हो आप, लेड, टिन, जिंक, एल्यूमिनियम। नाउ कम टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस, कि इसकी हेल्प से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्सट्रूशन की हेल्प से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके कोलैप्सिबल ट्यूब प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप पॉइंट डालिए, कोलैप्सिबल ट्यूब्स। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स। सो आपका पॉइंट है यहाँ पर कोलैप्सिबल ट्यूब्स। और ये जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है, मैंने आपको बता रखा है कि ये कहाँ यूज में ली जाती है। ये जो आपकी कोलैप्सिबल ट्यूब्स है, ये आपके टूथपेस्ट में यूज में ली जाती है। किस में यूज में ली जाती है, टूथपेस्ट में यूज में ली जाती है। और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है आपका क्रीम्स के लिए। किसके लिए यूज में लिया जाता है इसको, क्रीम्स के लिए। मतलब जो कोलैप्स हो जाती है उसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। और कोलैप्सिबल ट्यूब के साथ साथ इसकी हेल्प से हम बनाते हैं कैंस। क्या बनाते हैं, कैंस। कैंस आपकी दो साइज की होती है, एक आपकी स्मॉल साइज की होती है और एक आपकी बिगर साइज की होती है। दो साइज की होगी कैंस, एक स्मॉल साइज की और एक बिगर साइज की। जो स्मॉल साइज की जो कैंस होगी उसका यूज हम करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए। और साथ ही साथ जो आपकी बिगर कैंस होगी, मैं आपको बता चुका हूं कि इसका यूज कहां किया जाता है। इसका यूज किया जाता है आपके फॉर द बीवरेजेस पर्पज, फॉर द फूड पर्पज। मतलब फूड और आपके बीवरेजेस को स्टोर करने के लिए जो कैंस यूज में ले जाती है वो बड़ी वाली कैंस होती है। आजकल इन दिनों हम विद द हेल्प ऑफ द कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस MS माइल्ड स्टील का फॉर्मिंग भी कर सकते हैं। नाउअडेज वी कैन फॉर्मिंग द माइल्ड स्टील ऑल्सो। तो माइल्ड स्टील का भी आपको याद रखना है कि आजकल हम माइल्ड स्टील मटेरियल की फॉर्मिंग भी आपके कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स रिगार्डिंग द कोल्ड एक्सट्रूशन आपको याद रखने पड़ेंगे। कोल्ड एक्सट्रूशन के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन होता है वो क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। सो गाइस, दिस इज योर इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में यहाँ पर आपके एक पंच होता है और यहाँ पर एक डाई होती है और इन दोनों के बीच में एक रखा जाता है स्लज। ठीक है, इसका वॉल्यूम पहले से डिसाइडेड होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हम पंच पर एक इम्पैक्ट फोर्स लगाते हैं और इम्पैक्ट फोर्स लगाने के कारण ये इस सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में आ जाता है। इस सिचुएशन में आने के बाद आप देखेंगे कि जो भी एक्सट्रूडेड मटेरियल का जो फ्लो होता है, इट विल बी फ्लो बिटवीन द गैप ऑफ द पंच एंड द डाई। पंच और डाई के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के बीच में आपका एक्सट्रूडेड मटेरियल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। किस डायरेक्शन में मूव करता है, आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका प्रोडक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और आपका जो पंच है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस को मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये एक तरीके का बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, बैकवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। सो दिस इज द इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस द कोलैप्सिबल ट्यूब्स। तो अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन की आपके एप्लीकेशन है कि इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से आप प्रोड्यूस कर सकते हो कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जो कि आप यूज में ले सकते हो क्रीम्स के लिए, टूथपेस्ट के लिए और मेडिकल में जो आपकी ट्यूब्स यूज होती है उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इम्पैक्ट एक्सट्रूशन के लिए आपको क्या याद रखना है, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन के लिए आपको याद रखना है कि इसकी हेल्प से हम कैंस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैंस को। तो ये मैं लिख रखा है यहाँ पर कि इसकी हेल्प से हम कैंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन दो टाइप की होती है, स्मॉल टाइप की और बिगर टाइप की। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इनकी एप्लीकेशन याद रखनी पड़ेगी। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन के बाद आपका दूसरा मेथड आता है हुकर्स मेथड। कौन सा मेथड आता है, हुकर्स मेथड। तो अगर मैं हुकर मेथड का डायग्राम बताऊंगा तो वो सारी की सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। हुकर मेथड में क्या होता है, हुकर मेथड में आपकी जो डाई होती है उसके ऊपर हम लगाते हैं एक प्लंजर और प्लंजर के ऊपर होता है एक शोल्डर और शोल्डर के साथ आप क्या करेंगे, आप आपके जो मूवमेंट है मटेरियल को उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप हुकर्स मेथड।
सो गाइस दिस इज योर हुकर मेथड। हुकर मेथड में क्या होता है, देखिए हुकर मेथड में आप डाई के अंदर एक होलो ब्लैंक को या फिर स्लज को रखते हो जिसका जो वॉल्यूम होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द पंच इसमें क्या करते हैं, एक कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं और आपके पंच पर बना होता है शोल्डर और एक बना होता है मैंड्रल। शोल्डर क्या करता है, शोल्डर आपके मटेरियल के अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाले मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है और साथ ही जो आपका मटेरियल फ्लो होता है आपके इस पंच के मैंड्रल और डाई के बीच में जो एनुलर स्पेस होता है उसके बीच में फ्लो होता है और फ्लो होने के कारण आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपकी ट्यूब। क्या बनती है, आपकी ट्यूब बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हुकर्स मेथड। हुकर मेथड के बारे में आपको क्या याद रखना है, हुकर्स मेथड के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके होती है एक मैंड्रल, यहाँ पर क्या होती है आपके एक मैंड्रल होती है और साथ ही साथ आपके यहाँ पर होता है पंच के साथ यहाँ पर होता है शोल्डर। कौन होता है यहाँ पर, शोल्डर होता है और इन्हीं के कारण आप होलो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप मूवमेंट की बात करते हैं तो आपका जो पंच है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो आपका एक्सट्रूडेड ट्यूब है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्मॉल कॉपर ट्यूब्स। अगर आपको कॉपर की स्मॉल ट्यूब्स प्रोड्यूस करनी है यू कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द हुकर्स मेथड। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप प्रोड्यूस करोगे स्मॉल कॉपर ट्यूब्स। किसको प्रोड्यूस करोगे, स्मॉल कॉपर ट्यूब्स को प्रोड्यूस करोगे। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखना है, इसकी हेल्प से आप कार्ट्रिज केसेस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। कार्ट्रिजेस केसेस भी आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप यहाँ पर पता भी लगा सकते हो कि ये किस टाइप का एक्सट्रूशन प्रोसेस है। देखिए दोनों में डायरेक्शन क्या है, आपके अपोजिट है। अपोजिट है क्या, नहीं, ये डायरेक्शन मैंने अपोजिट बना दी है लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है नहीं। आपका प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आपका रैम भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपका प्रोडक्ट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो कौन सा एक्सट्रूशन मेथड होगा, वो होगा आपके फॉरवर्ड एक्सट्रूशन मेथड। कौन सा मेथड होगा, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन मेथड। हुकर्स मेथड के बाद अब मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन से। किससे बात करने वाला हूं, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन से। हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन में हम हाइड्रोस्टेटिक यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक यूज आपका जो ऑयल है उसको हम यूज करते हैं और हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करने से क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करने से आपके बिलेट पर चारों तरफ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट करेगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट करने के कारण जो क्रैक फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन। तो देखिए हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन में क्या होता है। सो गाइस दिस इज योर हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस। हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस एक आपका कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है जो कि आपका फॉरवर्ड टाइप का है। फॉरवर्ड टाइप का है मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपका रेम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है कि ये कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है, साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है कि ये वाला जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है ये आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका बिलेट और कंटेनर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो रिलेटिव मोशन नहीं होने के कारण यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे ही रेम को हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पास्कल लॉ, इसके चारों तरफ एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट करने लगेगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट होने के कारण इसके चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करने लगेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि अगर आपके बिलेट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसमें जो आप हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड यूज में ले रहे हो वो बर्न हो सकता है। वो क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स है और कंप्रेसिव फोर्स होने के कारण इस हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड में एक हाई कंप्रेसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। क्या प्रोड्यूस हो सकता है, हाई कंप्रेसिव एनवायरनमेंट। और हाई कंप्रेसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस होने के कारण जो आपका ये एक्सट्रूशन प्रोसेस है दैट इज द हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस, इसमें जो क्रैक फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर क्रैक फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके मटेरियल की प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विच मीन्स यहाँ पर आप
आप उन मटेरियल्स को भी यूज में ले सकते हो जिनकी डक्टिलिटी क्या होती है, कम, जिनकी डक्टिलिटी क्या होती है, कम, मतलब ब्रिटल मटेरियल को भी आप यहां पर यूज में ले सकते हो। से फॉर एग्जांपल आप स्टील को यूज में ले सकते हो, आप स्टेनलेस स्टील को यूज में ले सकते हो, आप कास्ट आयरन को यूज में ले सकते हो, आप मोलिब्डेनम को यूज में ले सकते हो, आप टंगस्टन को यूज में ले सकते हो। इन सभी को यूज करके आप क्या बना सकते हो, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट विदाउट फ्रैक्चर आप क्या कर सकते हो, इसका एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बना सकते हो। साथ ही साथ अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन है कि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें जो न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स होती है, उन फ्यूल रोड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है आपके किसके लिए, इसका यूज किया जाता है आपके क्लेडिंग के लिए। किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये क्लेडिंग के लिए यूज में लिया जाता है। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि इसमें आप यूज में लेते हो हाइड्रोलिक फ्लूइड। किसको यूज में लेते हो, हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज में लेते हो। और हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज में लेने से क्या होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड को यूज में लेने से यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन का आप यूज क्या करते हो, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन का यूज आप करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सट्रूडेड रोड्स। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रोड्यूस होता है आपका हाईली कंप्रेसिव इन्वायरमेंट। तो आप नेक्स्ट पॉइंट याद लिख लीजिए, हाई कंप्रेसिव इन्वायरमेंट। क्या होता है आपका, हाई कंप्रेसिव इन्वायरमेंट आपका बनता है। और हाई कंप्रेसिव इन्वायरमेंट बनने के कारण जो क्रैक टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस। क्रैक टेंडेंसी विल बी रिड्यूस। और क्रैक टेंडेंसी रिड्यूस होने के कारण क्या होता है, क्रैक टेंडेंसी रिड्यूस होने के कारण आप इसका यूज कर सकते हो फॉर द ब्रिटल मटेरियल जिनका एक्सट्रूशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रिटल मटेरियल के आप वायर्स भी बना सकते हो इसकी हेल्प से। आप ब्रिटल मटेरियल के यहाँ पर वायर भी बना सकते हो। यहाँ तक की प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ब्रिटल मटेरियल का यूज करने से क्या होगा, तो जब ब्रिटल मटेरियल के साथ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज में होगा तो इसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और उस डक्टिलिटी को हम कहते हैं प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। क्या कहते हैं, प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। क्यों, क्योंकि प्रेशर के कारण, हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण यहाँ पर इसकी डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इट इज नोन एज ए प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। इट इज नोन एज ए प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। अगर हम बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल्स की, तो ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल होता है आपके स्टील, फिर होता है आपका स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप यूज में ले सकते हो कास्ट आयरन। उसके बाद आप यूज में ले सकते हो मोलिब्डेनम। किसको यूज में ले सकते हो, मोलिब्डेनम। उसके साथ आप यूज में ले सकते हो टंगस्टन। किसको यूज में ले सकते हो, टंगस्टन को यूज में ले सकते हो। और बात एप्लीकेशन की मैंने आपको बताई दी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स यूज में ली जाती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए आप हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन का। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप क्लेडिंग भी कर सकते हो। और साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई है कि आप ब्रिटल मटेरियल के, मतलब अगर बात करते हैं हमारे ब्रिटल मटेरियल की, तो विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, ऐसे मटेरियल जिनकी डक्टिलिटी कम होती है, ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, उनके आप वायर्स को भी क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस। यहाँ पर आपका हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उसकी एप्लीकेशंस भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट्स यूज्ड इन योर एक्सट्रूशन प्रोसेस। आपके एक्सट्रूशन प्रोसेस, दो टाइप के एक्सट्रूशन प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस, एक होता है आपका कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में भी लुब्रिकेंट यूज में लिए जाते हैं और आपके कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में भी लुब्रिकेंट्स यूज में लिए जाते हैं। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में अगर हम लुब्रिकेंट्स यूज में लेते हैं तो वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज द स्टिकिंग टेंडेंसी ऑफ द लुब्रिकेंट। हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो हम लुब्रिकेंट यूज में लेते हैं वो होता है आपका मोल्टन ग्लास। तो आप लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लुब्रिकेंट्स इन एक्सट्रूशन प्रोसेस। एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो लुब्रिकेंट्स यूज में लिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए मैं बात करता हूं सबसे पहले हमारे हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस की। किसकी, हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस की। तो हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो लुब्रिकेंट यूज में लिया जाता है वो होता है आपके ग्लास। वो कौन सा होता है आपका, ग्लास यूज में लिया जाता है। ग्लास का यूज लिया जाता है फॉर स्टेनलेस स्टील, ठीक है, फॉर स्टेनलेस स्टील।
इसका यूज़ लिया जाता है स्टील के साथ भी, स्टेनलेस स्टील के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं और हम स्टील के साथ भी इसमें यूज़ में ले सकते हैं। किसमें? हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में। किसमें हम यूज़ में ले सकते हैं? हॉट एक्सट्रूशन प्रोसेस में। अगर हम बात करते हैं हमारे कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस की, तो देखिए कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में जब हम लुब्रिकेंट यूज़ में लेते हैं तो उस समय एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है स्टिकिंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम होती है? स्टिकिंग प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण लुब्रिकेंट का जो सिलेक्शन है, लुब्रिकेंट कौन सा हम यूज में ले रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती जाती है, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस ली जाती है। मेनली जो कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो लुब्रिकेंट यूज में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आपके फॉस्फेट बेस्ड लुब्रिकेंट आप यूज में ले सकते हो आपके कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में। किसमें? कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस में। अब मैं बात करता हूँ कुछ पैरामीटर्स की कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपके एक्सट्रूशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सट्रूशन प्रोसेस को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि अगर हमने एक्सट्रूशन प्रोसेस में जनरली अगर हमने एक्सट्रूशन प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? एक्सट्रूशन प्रोसेस में जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो आपके ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और स्ट्रेंथ डिक्रीज होने के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा फॉर द एक्सट्रूशन प्रोसेस दैट विल बी ऑल्सो डिक्रीज्ड। प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं कि हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, किसको इंक्रीज कर दें? वेलोसिटी को। So if the velocity will be increases, then what will happen? Pressure will be also decreases. So if we increase the velocity, then the pressure will be decreases. Pressure की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी पड़ेगी? दोनों चीज़ें ये आपको याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा कि प्रेशर रिड्यूस करने के चक्कर में अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? अगर हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो जो क्रैक फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्रैक्स प्रोड्यूस होने लगेंगे अगर हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो हमें टेम्परेचर पर भी क्या रखनी पड़ेगी? यहाँ पर लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। सो दिस इज योर lubricants in the extrusion process and the different parameter based on which your extrusion process depend, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, क्रैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कब ये इंक्रीज होती है। प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंट पैरामीटर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफेक्ट्स इन द एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिफेक्ट्स इन एक्सट्रूशन, कि एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो जो आपका पहला डिफेक्ट है वो है आपका सरफेस क्रैक्स, मतलब सरफेस पर क्या प्रोड्यूस हो गए? क्रैक्स प्रोड्यूस हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट डिफेक्ट। और ये जो सरफेस पर जो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं किसके कारण प्रोड्यूस होते हैं? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और अगर स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आपके सरफेस पर क्या प्रोड्यूस होने लगेंगे? क्रैक्स प्रोड्यूस होने लगेंगे। तो रीज़न लिखिए इसका कि इसके क्या क्या रीजंस है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, और if the friction is very high, coefficient of the friction is very high, and if the speed is very high, then what will happen? Crack tendency produced on the surface can be increased. Surface defect के बाद आपका एक डिफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं बम्बू डिफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज ए बम्बू डिफेक्ट। अगर आपको नाम भी याद रखेंगे ना तो भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो बम्बू डिफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस होता है? बम्बू डिफेक्ट आपके प्रोड्यूस होता है एक्सट्रूशन प्रोसेस में। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो, अगर टेम्परेचर लो हो, तो टेम्परेचर लो होने के कारण आपका बम्बू डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। और बम्बू डिफेक्ट में क्या होता है? बम्बू डिफेक्ट में आपका डाई और मेटल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है आपके ऑब्जेक्ट में उसे हम कहते हैं बम्बू डिफेक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, बम्बू डिफेक्ट में आपको याद रखना है दैट डाई एंड मेटल बोथ विल बी स्टिक। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में चिपक जाएंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा डिफेक्ट है आपका पाइप डिफेक्ट। क्या नाम है इसका? पाइप जैसा कुछ अंदर की तरह प्रोड्यूस हो जाएगा, अंदर की तरफ पाइप जैसा कुछ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो थर्ड
जो डिफेक्ट है वो है आपका पाइप डिफेक्ट। पाइप डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम फिश टेलिंग डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिश टेलिंग डिफेक्ट। तो इसके काफी नाम है। फिश टेलिंग डिफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज ए फिश टेलिंग डिफेक्ट। फिश टेलिंग डिफेक्ट के बाद इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए टेल, इट इज ऑल्सो नोन एज ए टेल पाइप। ठीक है, टेल तो यहां से आ गया और पाइप यहां से आ गया, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन गया टेल पाइप डिफेक्ट। दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? टेल पाइप डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है, ये डिफेक्ट आपका प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑक्साइड एंड द इम्प्योरिटीज। सरफेस ऑक्साइड और इम्प्योरिटीज के कारण जो आपका एक्सट्रूडेड मेटल होता है उसके सेंटर पर फनल लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिश टेलिंग डिफेक्ट। तो इसका रीजन याद रखिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देखिए, इसका रीजन है आपका इम्प्योरिटीज एंड सरफेस ऑक्साइड्स। इम्प्योरिटीज एंड सरफेस ऑक्साइड्स, इनके कारण क्या होगा? आपके एक्सट्रूडेड पार्ट के सेंटर में, आपके एक्सट्रूडेड पार्ट के सेंटर में फनल जैसी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? फिश टेलिंग। जिसे हम क्या कहेंगे? फिश टेलिंग कहेंगे। तो फिश टेलिंग के बाद आपका लास्ट डिफेक्ट आता है, दैट इज नोन एज ए सेंटर ब्रस्ट। दैट इज नोन एज ए सेंटर ब्रस्ट, मतलब सेंटर में ब्रस्ट हो गया। सेंटर में क्या हो गया? ब्रस्ट हो गया। तो देखिए, फोर्थ डिफेक्ट इज नोन एज ए सेंटर ब्रस्ट। सेंटर ब्रस्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए शेवरॉन डिफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ए शेवरॉन डिफेक्ट। ये वाला जो डिफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है आपके डाई के एंगल पर। किस पर डिपेंड करता है? ये आपके डाई के एंगल पर डिपेंड करता है। तो देखिए, अगर हम डाई के एंगल को इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डाई एंगल, देन द टेंडेंसी ऑफ दिस डिफेक्ट, देन द टेंडेंसी ऑफ दिस डिफेक्ट विल ऑल्सो इंक्रीजेस। इस डिफेक्ट की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। In order to reduce its tendency, the die angle has to be reduced. अगर हम इसके डाई एंगल को रिड्यूस करते हैं, तो डाई एंगल को रिड्यूस करने से क्या होगा? डाई एंगल को रिड्यूस करने से इसकी टेंडेंसी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर इम्प्योरिटीज हो, तो इम्प्योरिटीज होने के कारण भी, इम्प्योरिटीज होने के कारण भी, तो आपको पता ही है, अगर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर इम्प्योरिटीज नहीं होगी या फिर इम्प्योरिटीज कम होगी तो इसकी टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये पॉइंट आपको क्या रखने पड़ेंगे? यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे कि कैसे इसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती है और कैसे इसकी टेंडेंसी डिक्रीज होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करें या फ्रिक्शन को डिक्रीज करें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, उसके कारण इसकी टेंडेंसी पर क्या इफेक्ट आता है। तो अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। यहाँ मैं लिख देता हूँ टेंडेंसी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं डिक्रीज करूंगा, इसकी टेंडेंसी डिक्रीज होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं इंक्रीज करूंगा, इसकी टेंडेंसी इंक्रीज होगी। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द एक्सट्रूशन रेशियो। दैट इज एक्सट्रूशन रेशियो। तो अगर एक्सट्रूशन रेशियो आप इंक्रीज करोगे, अगर आप एक्सट्रूशन रेशियो इंक्रीज करोगे, देन इट्स टेंडेंसी विल बी, जल्दी से बताओ, एक्सट्रूशन रेशियो इंक्रीज करने से टेंडेंसी क्या होगी? एक्सट्रूशन रेशियो को इंक्रीज करने से टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और अगर हम एक्सट्रूशन रेशियो को डिक्रीज करते हैं, एक्सट्रूशन रेशियो को डिक्रीज करते हैं, तो इसकी टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो बात हम सिर्फ यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पॉइंट की, तो ये कहाँ पर होता है? ये आपके डिफॉर्मेशन जोन में होता है। कहाँ पर होता है? आपके डिफॉर्मेशन जोन में होता है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि इस डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। तो वो डेफिनेशन देखिए, क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन है, दे आर एट्रीब्यूटेड टू ए स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक टेंशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस लिखो, टेंशन स्ट्रेस नहीं, टेंसाइल स्ट्रेस एट द डिफॉर्मेशन जोन इन द डाई। अगर आपको सिंपली इसका नाम याद है ना, तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आज तक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया और उसमें पूछा गया है
कि कौन सा डिफेक्ट किस मेटल ऑपरेशन से या फिर किस फोर्जिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। एक्सट्रूशन के जो डिफेक्ट है उसके कंप्लीट होने के बाद अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डील करने वाले हैं वायर ड्राइंग ऑपरेशन से। तो आई होप यहाँ तक आपने क्लास को समझा होगा, जो भी डिफरेंट ऑपरेशंस थे उनके जो एप्लीकेशन है उन पर गौर फरमाया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो कोलैप्सिबल ट्यूब्स भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है उसका भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, न्यूक्लियर फ्यूल रोड्स का भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जो आपका फिश टेलिंग जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, किसके कारण प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि ये जो आपका बम्बू डिफेक्ट है ये किससे रिलेटेड है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्लास को हम हमारी यहाँ पर होल्ड करते हैं, फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।